हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, बहुत ज़रूरी बात जानेंगे। कुछ आपके प्रश्न हैं जो इस समय आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वो आप अगर सुनेंगे तो सबके लिए हेल्पफुल होगा तो वो क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद कुछ रचनाओं को भी देखेंगे, है ना, जो जिस तरह से मैंने पढ़ा था, तो कुछ रचनाओं को भी देखेंगे। तो पहले जैसे किसी ने पूछा था कि एक दिन का बताइए, एक दिन में कैसे टॉपिक को कवर करें वो बताइए। और वीक का भी किसी ने पूछा था कि एक हफ्ते का बताइए। तो एक हफ्ते का आप लोग खुद देखे होंगे कि मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एक हफ्ते में किस तरह से तैयारी करें। उसमें आप अपने तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो एक दिन का था वो मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोचा कि सबका टाइम टेबल और सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है तो शायद मैच ना करे। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, उसमें आप अपने हिसाब से, अपने लाइफ के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको घटा बढ़ा देते हैं। तो अगर मैं रहती तो क्या करती, आपकी जगह अगर मैं रहती, मेरा एग्ज़ाम रहता तो मैं क्या करती। तो पहले तो हम उनकी बात करेंगे जो जॉब करते हैं सुबह। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा है, कोई कहीं जा रहा है सुबह, तो एक कोशिश करिए, मैं भी यही करती थी ना, मैं भी जॉब करती थी। तो पहला एक कोशिश ये करिए कि जाने से पहले सुबह आप जो है टॉपिक रिवाइज़ करके जाइए। कुछ टॉपिक जैसे आपका आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है और रिपोर्टाज है, छोटे छोटे संस्मरण है, रेखाचित्र, छोटे छोटे टॉपिक है ना, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो दो सारे नहीं एक साथ, कम से कम जैसे मान लीजिए एक दिन में आपने आत्मकथा जीवनी को किया, दूसरे दिन आपने यात्रा वृत्तांत को ले लिया, संस्मरण को ले लिया, रेखाचित्र को ले लिया। इस तरह से दो टॉपिक को, है ना, आप आधे घंटे के अंदर अच्छे से 2-3 बार रिवाइज़ करके जाइए, ताकि उतना आपका तैयार हो जाए। और जाने से पहले सुबह जहाँ भी आप जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उसके बाद आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी नया स्कूल खुला है तो बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं और गर्मी की छुट्टियों के बाद अचानक से जाने के बाद थकान हो जा रही है। तो आने के बाद आप कम से कम 1 घंटा रेस्ट कर लें। आने जब भी आप आते हैं कुछ खा पी लीजिए, और खाने में बिल्कुल लापरवाही मत करिए। ये नहीं कि खाना नहीं खाइए, और ये बिल्कुल खाना आराम से खाइए। नींद जो है, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था किस प्रकार से अपनी नींद को पूरी करें, है ना, 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का एक झपकी जैसा ले ले। अलार्म लगाइए अपने मोबाइल में और तुरंत 10 मिनट का लगाइए। एक नींद जैसे झपकी ले लिए, आप उठ के पढ़ेंगे तो आपका एकदम माइंड फ्रेश रहेगा। तो आने के बाद जो है आप थोड़ा सो लीजिए। उसके बाद जो है आपको काल के वाइज, जैसे मान लीजिए आपने आदिकाल शुरू किया, तो अब ये नहीं कि आदिकाल किया तो फिर भक्ति काल भी करिए, फिर रीतिकाल भी, ऐसा मत करिए। मेरे हिसाब से ऐसा मत करिए, क्योंकि सारे ना मिल जाते हैं। अगर आप आदिकाल पढ़ रहे हैं तो पूरा उसको मतलब शुरू से लेकर अंत तक जितना आदिकाल में जितनी चीज़ें हैं पहले उसको कवर करिए। अगर आप भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल में जितनी चीज़ें पहले भक्ति काल शुरू करिए, उसी को अंत तक पढ़िए। लेकिन आदिकाल मान लीजिए आपने शुरू किया है तो उसको पेज फोल्ड कर लीजिए अपनी किताब में या नोट्स में। पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि एक दिन पहले आप लिखिए कि क्या क्या टॉपिक आपको दूसरे दिन कवर करना है। तो आप जो है उसके हिसाब से आप पेज फोल्ड कर लीजिए, या तो टॉपिक लिखे हैं तो वहाँ तक आपको पढ़ना है आदिकाल में, है ना। आप ब्रेक भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप ये सोचिए कि अब सारा मान लीजिए 3-4 चीज़ें हैं उसमें आपको पढ़ना है, तो 1-2 टॉपिक तैयार करिए, फिर दूसरा काम करिए अपना, है ना, और फिर बैठिए थोड़ी देर के बाद और निशान लगा लीजिए अपनी किताब में या कहीं भी कि हाँ यहाँ तक हम पढ़े हैं, इसके आगे से रिवाइज करना। ये सब तो अपने से आप कर सकते हैं। तो रोज़ के टॉपिक में आप जो है ना रचनाओं को भी शामिल करिए। रचनाओं को शामिल करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने नाटक शुरू किया तो उसमें मतलब कम से कम 10 लेखक लोगों को शामिल करिए आप। 10 से 15 भी हो जाए तो ज़्यादा, क्योंकि टाइम अब नहीं है और बहुत ज़्यादा कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने कोई काल शुरू किया है पढ़ना, रोज़ के लिए बता रहे हैं, उतना करना है। उसके साथ आप रचनाओं को भी उसमें जोड़ते चलिए, और लेखकों को कि इन लेखकों का इतनी रचनाएं हमको याद करनी है, ठीक है। जितना आपको कैपेसिटी है, आप खुद सोच लीजिए कि एग्ज़ाम मान लीजिए आप, कुछ लोग ये कह रहे थे कि कौन कह रहा है कि 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो क्यों हम ये मान के चलें कि साल भर में एग्ज़ाम होगा। हम ये क्यों मान के चलें। आप अपने हिसाब से डिसाइड करके चलिए ना कि हाँ जल्दी से जल्दी। आप ये सोचिए कि कल ही मेरा एग्ज़ाम है, ये सोचिए। बिल्कुल एकदम निश्चिंत मत होइए कि आप ये सोचिए कि 4-5, अरे अपना काम उसी स्पीड से करिए। आप एकदम सोचिए कि कल एग्ज़ाम है, 1 महीने में एग्ज़ाम है और हमको पूरा कवर करना है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ता है डेट तो उस चीज़ को हम रिवाइज़ करते चलेंगे, वो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब सोच के रचनाओं को आप रोज़ अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए, और काल अगर एक शुरू कर रहे हैं तो उसको पहले कवर करिए, ठीक है। और इसके साथ व्याकरण
को भी एक दो टॉपिक, जैसे आप एक एक दो दो रोज करते चलेंगे ना, जैसे व्याकरण में चलिए एक टॉपिक आपने व्याकरण को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा एक टॉपिक, फिर काव्य शास्त्र में किसी एक कवि को ले लीजिए, या कोई भी चीज़ अगर उस पर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है एक चीज़ है ना, उसमें भी एक चीज़ आप ले लीजिए। भाषा विज्ञान का कोई एक चीज़ ले लीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि मतलब आप सभी टॉपिक को लेके साथ में चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं रोज़ रोज़। और एक ये तरीका है कि जैसे मान लीजिए आप एक हफ्ते में आप ये सोचिए कि आप पहले साहित्य को लेके चलेंगे, ठीक है, साहित्य को और व्याकरण को, दो चीज़ को लेके चलिए। रचनाओं को तो रोज़ शामिल करना है जो भी कर रहे हैं। तो और दूसरे हफ्ते में आप काव्य शास्त्र पर ज़्यादा जोर दे दीजिए, भाषा विज्ञान जो चीज़ पीछे रह गया उस पर ज़्यादा जोर दीजिए, उसमें भी रचनाओं को रोज़ शामिल करेंगे और अपने काल को लेके चलेंगे। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं आप। टॉपिक को लिखिए, टॉपिक को, और जब कंप्लीट हो जाए तो उस पर टिक लगाइए कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या है ना, हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है, दिमाग को, कि हाँ मैंने किया इतना, मैंने जितना टारगेट सेट किया था उतना मैंने किया। बहुत ज़्यादा टारगेट एक दिन में मत सेट करिए कि जितना कवर मत कर पाइए, तो उतना ही करिए। अगर मान लीजिए थोड़ा करिए, वो अगर कंप्लीट हो गया जल्दी, आपको एकदम अच्छे से याद हो गया, उसके बाद और आगे बढ़ा दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि टॉपिक के साथ उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न को भी देखिए, उसी टॉपिक संबंधित प्रश्न को भी देखिए। उसके बाद आप लोग ये पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम पे जो टेस्ट होता है वो कहाँ होता है। मैंने लिंक देखिए, भारतेंदु युग जो मैंने पढ़ाया था उसमें जो पहला हम लोग का जो वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया था। अब वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं इसे आपको लेना तो है नहीं मुझे। तो फ़ीस तब के टाइम में दूसरी कुछ थी, पता नहीं उन्होंने क्या रखा है। जितनी भी होगी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, आपके सब लोग वो लोग भी ध्यान में रखते हुए ही करते हैं, देख लीजिए। उसमें डेली भी होता है, बिना फ्री में भी होता है ना, बिना पेड वाले में भी होता है। लेकिन पेड वाले में क्या है कि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, वो रोज़ अपना टॉपिक वाइज करवाते हैं। और इसमें क्या है कि कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए आपको क्या करना है। और ये तो हो गया जॉब वालों के लिए कि वो स्कूल से आने के बाद इतना करेंगे और रात के समय को यूटिलाइज़ करिए। जैसे मान लीजिए किसी के छोटे बच्चे हैं और परिवार है, ससुराल में है, जॉइंट फैमिली है, बहुत सारी दिक्कत है, तो आप टाइम ये भी डिसाइड करिए, थोड़ा सा परिवार को अपने सपोर्ट में लेके चलिए फ़िलहाल। और ये सोचिए कि घर का भी काम आपको 2 घंटे में निपटाना है, 3 घंटे में निपटाना है। और उसके बाद आप फिर अपने पे फोकस करिए। जब आप अपना किताब लेके बैठिए तो उसके बाद कोई चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि हाँ अब ये काम बाकी है तो वो काम बाकी है ना। और ये भी है कि चलते फिर जैसे मान लीजिए काम कर रही हैं आप, मान लीजिए कुछ किचन में काम है चाहे कुछ भी है, तो दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए कि हाँ हम अभी ये जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको दिमाग में रिवीजन करते रहिए। हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ा है, साथ में किताब रखे रहिए वहीं पे। जल्दी से अभी मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए खड़े हैं, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। मतलब पढ़ने का एक बहाना खोजिए कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी टॉपिक को कवर करें। इस तरह से आप डेली का प्लान बनाइए। हफ्ते का तो मैंने बताया ही था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और जो बिना जॉब वाले हैं, अगर मैं आपकी जगह रहती तो क्या करती, जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन आप ये रूल मत फॉलो करिए कि इतना ही करना है। उस दिन आप एकदम रात में आप जब तक आप जग सकते हैं ये सोचिए, क्योंकि सुबह का आपको टेंशन नहीं रहेगा कि सुबह स्कूल जाना है। और या तो रात में नहीं जग सकते हैं तो सुबह उठिए एकदम। और सुबह मतलब कम से कम मान लीजिए 4 बजे उठे तो 4, 5, 6 मतलब देख लीजिए जब तक सब लोग सोए रहे हैं घर में तब तक आप उसमें कम से कम कुछ चीज़ें एकदम 2-3 टॉपिक आप अच्छे से एकदम रिवाइज कर लीजिए। तो और छुट्टी के दिन में काम करने के बाद दोपहर का भी आप समय यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थकान तो मान लीजिए घर में है, थोड़ा बहुत ही आराम करेंगे ना, वो थकान नहीं होगी जो काम करने पे होती है। तो फिर उसके बाद शाम को भी मतलब जिस दिन छुट्टी है और जो घर पे परमानेंट रह रहा है वो अपने समय को तो पूरा समय आप इसी पे दीजिए, अपने पढ़ाई पे दीजिए। तो इस तरह से आप डेली का प्लान करिए। फिर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में जो आप लोग लिए हैं, किसी का भी लिए हैं तो 70 नंबर से ऊपर नहीं जा रहा है, उसमें स्कोर नहीं कर पा रहा है, उस पर चिंता मत करिए। वो मेरा भी नहीं जाता था। वो आप उसमें वो ना आपको क्वेश्चन याद करने से मतलब है। आप एक बार 70 नंबर जाएगा, फिर आप क्या करिए उस टेस्ट सीरीज़ को, फिर उसका जो सॉल्यूशन दिया रहता है उस पर देखिए कि क्या गलत हुआ है आपका। फिर उस गलत चीज़ को आप माइंड में एकदम याद रखिए, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद फिर टेस्ट को दीजिए तो देखेंगे आप कि क्या हुआ कि आपका टेस्ट जो है उससे ज़्यादा नंबर आएगा। लेकिन दिमाग में चीज़ों को बैठिए, अपनी गलतियों पे काम करिए कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड उस चीज़ को दोहरा लीजिए। अगर कोई भी प्रश्न आपका गलत होता है तो उस टॉपिक पे जाइए, तुरंत उसको कन्फर्म करिए कि क्यों मेरा गलत हुआ था, क्यों मतलब ये था। कुछ तो नए प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको टॉपिक में नहीं मिलते हैं, तो उसको याद करने की ज़रूरत है ना। उसको याद कर लीजिए कि हाँ इसका आंसर ये होता है। तो इस तरह से आप मैनेज करिए। टेस्ट सीरीज़ में नंबर कमा रहे हैं उसकी कोई बात नहीं है।
उसके बाद जो है कुछ लोग पूछे कि टेस्ट कब दें, मतलब जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए तब टेस्ट परचेज, मतलब तब टेस्ट हमको लगाना चाहिए या रोज़? नहीं, ये गलती कभी मत करिएगा कि पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब। आपको कोर्स तो कई बार ख़त्म करना है ना, कोर्स तो कई बार ख़त्म करना है। ये टेस्ट जो है आपको रोज़ देना है, टॉपिक वाइज देना है। और एक तो टॉपिक वाइज देना है, और एक जो आपने टेस्ट सीरीज़ ख़रीदा है, कहीं भी परचेस किया है, कहीं से भी लिया है, उसमें कम से कम आप 5 टेस्ट लगाने का प्रयास करिए। मुझे पता है कि कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं उसमें, तो आप अगर आपको नहीं इतना हो पा रहा है तो 3 कम से कम 3 से कम मत करिए, क्योंकि आपको कई बार उसको भी तो प्रैक्टिस करना है। और उस पर टाइम दीजिए थोड़ा, कम से कम 2-3, मतलब इससे कम मत करिए, 3 तो करिए कम से कम। टेस्ट लगाइए उसका, और उसका सॉल्यूशन के साथ एक बार, और 2-2 बार कम से कम उस टेस्ट को 2-2 बार। एक बार लगाइए, गलत होगा क्वेश्चन, देखिए क्या गलत हुआ, फिर लगाइए कम से कम 2-2 बार, ठीक है। 3 टेस्ट को लगाइए। तो ये सारी चीज़ें हुई आपका डेली रूटीन में। आपको आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल भी सकते हैं। और या तो कब इस हफ्ते में मैंने ये टॉपिक कवर किया, मतलब क्या कहते हैं, साहित्य को लिया मैंने, रचनाओं को तो हमेशा लेना है, और या व्याकरण को लिया, और अगले हफ्ते में क्या करेंगे, फिर काल को लेंगे, काल वाइज लेंगे, रचनाओं को लेंगे, उसके साथ हमने भाषा विज्ञान को ले लिया, और संस्कृत को ले लिया, जो चीज़ छूटा हुआ था इधर के पार्ट में, है ना। और काव्य शास्त्र में मान लीजिए कुछ छूटा है, तो इस तरह से मैनेज आप कर सकते हैं, या रोज़ लेके चल सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद जो है फ़िलहाल कुछ लोगों की बहुत परेशानी है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी मन नहीं लग रहा है, और बहुत चिंता हो जा रही है, रचनाएं याद नहीं हो रही हैं। तो इसका कोई वो नहीं है, आपको रिवीजन के अलावा कोई उपाय नहीं है इसका। आपको मेहनत करना है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। और शॉर्टकट पे कभी जाना भी नहीं है कि हाँ कोई मुझे एकदम हर चीज़ कोई कुछ करके नहीं दे सकता, करना आपको ही है। मान लीजिए दूसरे का ये नोट्स है, मैं क्या करती थी ना, मुझे अपने मेहनत, मुझे सारा क्रेडिट अपने लेना था। मैंने किसी का ना नोट्स मांगा था, और ना ही किसी से ये उम्मीद किया था कि किसी ने, मैंने जो कोचिंग भी किया था, खरीदा कोचिंग भी लिया था, तो ये उम्मीद नहीं थी कि हाँ कोचिंग वाले इतना पढ़ा देंगे कि हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं था। हमको ये था कि कोचिंग लिया था वो बस एक गाइड के लिए, क्योंकि मुझे ना किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए कि चलो क्या है, कम से कम सिलेबस तो पता चलेगा अच्छे से कि हाँ ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों में ऐसे पढ़ते हैं, मतलब ये पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है। लेकिन इतना तो मुझे मालूम था कि हाँ अगर हम अपने से नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी कोचिंग वाले हुए या कोई भी आपको नोट्स ही अपना ला के दे दिया, वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, आपको अपने से लगना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपके उसमें कभी कभी दिमाग में आता होगा कि ये लाइफ कहाँ जा रही है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियाँ होंगी, जैसे मेरा ही समय था, ये सोचते थे ना कि लाइफ कहाँ जाएगी, क्या होगा इसका अंत क्या होगा इसका, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम बस पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, मुझसे भी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। उनकी बात हो रही है कि जैसे वो सोचते होंगे कहाँ लाइफ जा रही है, कहाँ जाएगी, क्या होगा इसका, मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा। अभी फ़िलहाल सब चिंता छोड़ दीजिए। आपको लगता होगा कि लाइफ है, मैं इमेजिन करिए कि कटी पतंग की तरह है, जैसे पतंग उड़ रही है, उसका डोर थामने वाला कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पतंग जाके कहाँ गिरेगी, ना कचरे में गिरेगी या फिर कहीं अच्छी जगह किसी ने उसका डोर थाम लिया, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल आप इन सब पे एकदम चिंता करना छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके हाथ में है जो चीज़ें, उस पर फोकस करिए। आपके हाथ में क्या है, अभी आपके हाथ में है पढ़ना, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है तैयारी करना, ये आपके हाथ में। इसमें कोई अगर आप लापरवाही करते हैं कि मेरा तबीयत ख़राब हो जा रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, ये है वो है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को ना कितना भी समझाइए, उनको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ है कि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, तो उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे आपको लोगों को ना कहीं से कोई हिंट अगर थोड़ा सा दे तो उस पर आपको चल के दिखाना चाहिए। कोई रास्ता दूर से दिखा रहा है तो उस पर आप खुद चल के जाइए, दौड़ के जाइए उस पर, है ना। तो ये होना चाहिए। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उस पर बिल्कुल भी मत काम करिए, वो भगवान के ऊपर छोड़िए। आपके हाथ में है जो, वो देखिए। और मैंने पहले ही बताया था कि शुरू में क्या होगा कि सारी चीज़ें आपके विरुद्ध होंगी। आप जब तैयारी करेंगे, अभी आप कमर कस लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं डरा नहीं रही हूँ, मेंटली प्रिपेयर आप करिए अपने आप को कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ आएंगी। तो ये जो है प्रकृति परीक्षा ले रही है आपसे। आपकी परीक्षा जो होने वाली है अभी TGT PGT की, उससे पहले प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है। तो उसके लिए एकदम कमर कस करें, ठीक है, जो भी होगा उसको हम देख लेंगे, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके हाथ में है। लेकिन जब प्रकृति आपका बहुत परीक्षा ले, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएँ, तो आप ये मान के चलिए कि शुभ संकेत है आपके लिए। भगवान आपको कुछ बनाना चाहते हैं,
वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा में पास हो गए तो वही जो प्रकृति आपके विरुद्ध थी वही आपके सहयोग में खड़ी हो जाएगी और अंत में सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। मैंने बताया था ना कि लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था, पहले कितनी दिक्कत आई थी, मेरी आंख ही सोची चली गई थी, लेकिन मैं एक आंख बंद करके रात में, कैसे मेरा पुराना वीडियो जो लोग नए जुड़ रहे हैं देखिएगा, मैंने एक आंख बंद करके मैं रात में एक भी मिनट पढ़ाई कम नहीं किया था मैंने, मैं पढ़ती थी। उसके बाद फिर लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे छुट्टी मिल गई थी स्कूल से। तो पॉजिटिव रहिए ना, ज़रा सा भी पॉजिटिव कोई चीज़ आपके साथ होता है तो सोचिए कि हाँ भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया। बुरे चीज़ों पे फोकस मत करिए, अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए। और और फिर क्या, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन सुनिए, मुझे अपनी स्कूटी से जाना था एग्ज़ाम देने के लिए, एकदम आराम से स्कूटी अच्छी खासी खड़ी है, लेकिन जब गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं देख रहे हैं पीछे का टायर जो है पंचर हो गया है। लेकिन अब पंचर बनवाने का टाइम तो था नहीं क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना था। मैं उसी पंचर टायर पे ही चला के गई थी। मैंने ये नहीं सोचा कि अब ये फटेगा कि क्या होगा, चलो ये बात की बात है। फ़िलहाल क्या करना है, फ़िलहाल मुझे गनीमत था कि मेरा सेंटर नज़दीक ही था, बहुत नज़दीक नहीं था, 4-5 किलोमीटर पे था। तो मैं चला के उसी पंचर टायर पे गई थी। बहुत सारी तकलीफ़ें आई थी, बहुत सारे रास्ते में। एग्ज़ाम भी दिया था, पेपर बहुत टफ था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये पेपर, ये भगवान का सारा परीक्षा हो रहा है। लेकिन मैंने अपना दिमाग एकदम शांत करके सब कुछ किया था, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आया। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और भी जो है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करिए, आपको पहले बताया था कि अच्छा सोच के पढ़िए। आप दिमाग में एक बना लीजिए कि जब भी सोचिए कि हमेशा ये सोचिए कि आप ये जब पढ़ रहे हैं तो आपकी नौकरी पक्की लगेगी। हमेशा ये सोचिए कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं नौकरी पक्की लगेगी। आप जब कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आप ये सोचिए, जब भी कोई टॉपिक, तो आप ये दिमाग में तुरंत सोचिए कि अगर मैं ये टॉपिक कवर कर लूँगी या कर लूँगा, ये टॉपिक याद कर लूँगा तो मेरी नौकरी पक्की लग जाएगी, मेरा अच्छा होगा, हो जाएगा मेरा। अगर हर एक टॉपिक पे सोचिए कि अगर मैं ये टॉपिक याद कर लूँगा या याद कर लूँगी तो मेरी नौकरी पक्की लग जाएगी। हमेशा ये सोच के बैठिए, रोज़ एक बार सोचिए कि आपकी नौकरी लग चुकी है और आप बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है। ये चीज़ रोज़ सोच के बैठिए। और जब सोइए ना तो दिमाग में, जैसे कह रहा है ना, कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, कुछ लोगों को चिंता से, जैसे मैंने ही बताया था, मैंने कहा स्कूल से आने के बाद या कहीं से काम से आने के बाद थोड़ा आराम कर लीजिए। तो सोइए भी तो ये भी सोच के सोइए कि हाँ ठीक है, ये ज़रूरी है, ये नींद ले लेंगे तो हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये सोच के सोइए तो आप अच्छी नींद ले पाएंगे आधे एक घंटे की। उसके बाद जब भी टॉपिक लगाने बैठिए तो ये सोचिए कि अगर मैं ये टॉपिक आज पढ़ ली तो मेरी नौकरी पक्की है। हमेशा ये सोचिए दिमाग में, है ना। और ये अपने दिमाग को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करिए। अपने दिमाग को हमेशा एक कहा जाता है ना कि फीडबैक दीजिए, अच्छा फीडबैक दीजिए। सोचिए कि मेरा दिमाग अच्छा है यार, मुझे तो याद हो रहा है सारी चीज़ें। नहीं, मुझे सारी चीज़ें याद हो रही हैं। जब भी लगे कि टॉपिक याद नहीं, अरे बहुत ज़्यादा है, रचनाओं से टॉपिक से कहिए कि क्या जी याद नहीं होना है क्या, टॉपिक से बात करिए। मैं तो ऐसे ही पागलपन टाइप का लाइए, क्यों याद नहीं होगे, याद होगा, बिल्कुल याद होगा। मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है, मेरा दिमाग तुरंत याद कर लेता है। इस तरह से दिमाग में सोच के और तुरंत आप पढ़ने बैठेंगे, आप देखिए आपको ज़रूर याद होगा, ज़रूर याद होगा। ये सब किया हुआ मेरा मतलब खुद का एक्सपेरिमेंट है। आप लोग मनोविज्ञान में नहीं था, बीएड हम लोग जब किए थे तो पढ़े थे कि आप जब बहुत ज़्यादा दिमाग को दौड़ाइए, वो बंदर अंदर वाला जो एक्सपेरिमेंट था, बहुत ज़्यादा दिमाग को दौड़ाइए तो अचानक से सूझ आ जाता है ना, वो ले लेता है, दिमाग लगाता है, वो अपना केला खाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी ना, ये सारी सही बात है, ऐसा ही है। जब खूब दिमाग दौड़ाएंगे तो अपने से आपको रास्ता निकल के आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और बाकी चीज़ें तो मैंने बता दिया। और भी अपने प्रश्न जो है आप पूछिएगा कमेंट में, है ना। और भी देखते हैं कि क्या क्या कमेंट है, मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा टाइम नहीं मुझे मिल पाया था 2 दिन से, तो बहुत लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें भारतेंदु युगीन नाटक देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने भारतेंदु युग देखा था और उसमें काव्य का देखा था उनका। तो ये देखे थे हम कि भारतेंदु युग की समस्त रचनाएं कितनी 175 हैं। छोटी छोटी चीज़ों को आप दिमाग में बैठा के चलेंगे। भारतेंदु युग की समस्त रचना 175 हैं, जिसमें से काव्य कितने हैं उनके, 70 हैं। ठीक है, उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, 70 है। और अभी हम जो नाटक देख रहे हैं इसमें जो क्या है कि इनके मौलिक और अनुदित, आप जानते हैं कि नाटक 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और अनुदित होते हैं। मौलिक क्या है, उनकी खुद की रचना, अनुदित जो अनुवाद करते हैं कहीं से। तो इसकी कितनी है, 17 है। तो यानी कि देखिए तीनों को रिलेट करिए, 175 टोटल उनकी रचना है और 70 उनका क्या है, काव्य संग्रह है। और ये क्या है, 17, बस 17 जो है ये क्या है, इनके नाटक है, मौलिक और अनुदित दोनों मिला के। तो आइए आज देखते हैं कि इनके नाटक को मतलब किस तरह से पढ़ा जाए कि जल्दी से याद हो जाए।
तो देखिए यहाँ पे जैसे इसमें तो सारी चीज़ें सरस्वती पांडे की किताब है ना। आप लोग बार बार किताब का नाम पूछते हैं, तो सरस्वती पांडे की किताब है। तो इसमें देखिए ये इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। जैसे ये सब जो है, जैसे मान लीजिए इन्हीं का देखिए यहाँ से देखते हैं कि शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ बनाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी का अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 में काशी में खेला गया था और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है। 77 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई थी, है ना, ये सब। अब यहाँ से देखिए सही, अब यहाँ से देखिए भारतेंदु हरीश का देखिए मैं क्या करती थी, निशान लगा लेती थी ऐसे। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा और कहीं मुझे उठ के जाना है तो मैं ऐसे पेंसिल से निशान लगा लेती थी कि चलो ठीक है यहाँ तक पढ़े हैं, इसके आगे पढ़ना है। तो देखिए सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है और हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। जानते रहिए आप लोग। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है, जो मैंने अभी बताया। भारतेंदु का पहला नाटक क्या है? विद्या सुंदर माना जाता है। ये सारी चीज़ें अब देखिए, जैसे अब इसमें क्या है ना कि इस किताब में सारी चीज़ें जो सन के हिसाब से मतलब दिया हुआ है एक तरह से, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं, मान लीजिए कभी क्रम लगाने के लिए आ जाएगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसमें हम, लेकिन इसमें एक उल्टा दे दिया था चीज़ कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये वाला जो है 73 में है, 1873 में है। और प्रेम जो ये फिर विशेष से विस्मौस्तम जो है ये 76 में है, लेकिन प्रेम जोगनी 75 में है। तो मैं क्या की थी कि 73 के बाद 75 आता है ना, तो इसको मैं पहले याद करती थी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के बाद क्या है? प्रेम जोगनी, है ना, 75, क्योंकि इससे डेट आपका याद रहेगा। फिर उसके बाद विशेष से विस्मौस्तम, इसको मैं बोलती थी। देखिए एरो मैंने बना लिया था। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में है। पहले हम क्या करेंगे, इधर का याद कर लेंगे। पहले एक लिंक बना लेंगे सारी रचनाओं को, उसके बाद इधर का पढ़ेंगे, ठीक है, जो उनके विषय में है, प्रकार है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको लिंक कैसे करेंगे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में क्या है? प्रेम जोगनी जाती है और क्या पी लेती है? विष से विषमौसदम पी लेती है। इसको दिमाग में बैठाएंगे, विष है, विष के रूप में लेंगे। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में प्रेम जोगनी विष से विषमौसदम पी लेती है। फिर चंद्रावली जो है वो क्या करती है? भारत दुर्दशा देखने जाती है। किसके साथ? नील देवी के साथ। चंद्रावली जो है वो भारत दुर्दशा देखने जाती है, किसके साथ? नील देवी के साथ। उसके बाद क्या होता है? अंधेर नगरी में कौन जाती है? सती प्रताप। अंधेर नगरी में कौन जाती है? सती प्रताप। अभी हम लोग लिंक बना दिए कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में प्रेम जोगनी क्या पी लेती है? विष से विषमौसदम पी लेती है। और उसके बाद जो है चंद्रावली जो है वो भारत दुर्दशा देख रही है नील देवी के साथ। अंधेर नगरी में कौन जाती है? सती प्रताप जाती है। तो ऐसे जब आप बोलेंगे तो आपको एक क्रम याद रहेगा। अब याद कर लेंगे कि 1873 में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है। उसके बाद प्रेम जोगनी मैंने बोला था ना, तो वो 75 में है। फिर उसके बाद 76 में है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? विष से विषमौसदम 76 में है। चंद्रावली जो है वो भी 76 में है, दोनों 76 में है। भारत दुर्दशा कब है? 80 में है। अब देखिए 80 के ऊपर इतनी रचनाएं हैं। 80 मतलब जो 80 के ऊपर इतनी रचनाएं हैं, 73 से लेकर 80 के बीच में, ये भी थोड़ा दिमाग में बैठाएंगे। उसके बाद 81, ये बहुत आसान, नील देवी, अंधेर नगरी, ये सब 81 में है। और क्या है? सती प्रताप जो है आपका 83 में है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका सन भी आराम से याद हो जाएगा जब क्रम वाइज आप याद करेंगे तो। अब देखिए इसके साथ साथ आप तीनों अब ऐसे पहले एक बार ऐसे पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे, फिर इसको दोहराएंगे। अब इसके साथ साथ सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 प्रहसन है। इसमें क्या कहा गया है? सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है ये। फिर विष से विषमौसदम जो है 1876 में है। ये भाड़ एक पात्रीय नाटक है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव के उनके स्थान पर बैठाए जाने की घटना पर आधारित है। याद रखिएगा विष से विषमौसम का, प्रेम जोगनी का नहीं है। प्रेम जोगनी यहाँ है, या तो इसको पहले बोल सकते हैं, अपने ऊपर है। प्रेम जोगनी 1875 में 4 अंगों की नाटिका है और काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र नाटिका है ना, 4 अंकों की नाटिका प्रेम जोगनी। मान के चलिए कि जोगनी सब होती है ना, छोटी होती है, तो नाटिका भी छोटी होती है। नाटक बड़ा होता है, नाटिका छोटी होती है। तो प्रेम जोगनी छोटी होती है, नाटिका छोटी होती है। तो इस तरह से मतलब अपने हिसाब से इसको लिंक करके ऐसे पढ़ेंगे। चंद्रावली ये भी नाटिका है, चंद्रावली भी नाटिका थी, है ना, छोटी थी। तो वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण था इसमें। फिर भारत दुर्दशा
ये क्या है 1880 में है। नाट्य या रासक है, या नाट्य या रासक या लास्य रूपक, ये जरूर याद करिएगा। भारत दूसरा नाट्य या रासक या लास्य रूपक। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा थी। ठीक है। नील देवी 1881 में है। गीति रूपक राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, मतलब ऐतिहासिक गीति रूपक है नील देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नील देवी 1881 में, क्योंकि इसमें राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का मतलब इसमें चर्चा किया गया था। गीति रूपक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन है ये भी। और राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है ना। और देखिए ये सती प्रताप, ये 1883 में है। ये क्या है, पौराणिक है, इनका पौराणिक नाटक है और सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। इसका एक जो है इनका इसी के साथ याद कर लीजिएगा, सती प्रताप जो है भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जितने भी ये लाइन दिए हुए हैं सरस्वती पांडे में सब इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज वीडियो लंबा हो जाएगा और हम लोग इनकी रचनाएं ही देख रहे हैं, बाकी चीज़ें कभी होगा तो बाद में मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ आप लोगों के प्रश्न थे उसका जवाब मैंने दिया, थोड़ा सा मोटिवेशन भी था। और रचनाएं किसकी रचना थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और ये कौन सा था, ये सब मौलिक नाटक था, जितना हम लोग पढ़े ना ये मौलिक नाटक था। अभी अनुदित नाटक जो है इनका बचा ही हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक मतलब एक दूसरे से रिलेट कर करके चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन बस एक बार टाइम लगेगा। जब एक बार आपका ये सारा चीज़ एक बार मतलब वो हो जाएगा ना, मतलब आप समेट लेंगे इन चीज़ों को ना, तो आपको खुद लगेगा कि कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। कोर्स फिर आपके एकदम हाथ में आ जाएगा। उसको जितनी बार रिवीजन करेंगे कोर्स हाथ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि उसको बार बार रिवीजन करने से वो बोलने में भी आसान रहेगा, आपको चीज़ें आधी से ऊपर याद हो जाएंगी, बस रिवाइज करना रहेगा तो सब आसान हो जाएगा। तो बस रिवीजन करते रहिए बिना किसी चिंता के, बिना कुछ सोचते समझे। तो चलिए अपने प्रश्न पूछिएगा और अगली वीडियो में हम मिलते हैं।